एक ऐसी पार्टी जहां दिल्ली के सबसे अमीर और नेताओं के बच्चे मौजूद थे। एक लड़का अपनी जेब से 1,000 रुपए निकालता है और बारटेंडर लड़की के मुंह पर फेंकता है शराब के लिए। लड़की मना करती है और अगले ही पल एक गोली उसकी आंखों को चीरते हुए निकल जाती है। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है? उस पार्टी में 100 से ज्यादा लोग थे, पर जब कोर्ट में गवाही की बात आई तो सब के सब मुकर गए। किसी ने कुछ नहीं देखा। आखिर कौन था वो रईस बाप का बेटा जिसके खौफ से पूरे देश का कानून घुटनों पर आ गया था? साल था 1999 और महीना था अप्रैल का और जगह देश की राजधानी दिल्ली। इस साल राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बड़ी ही तेज थी, क्योंकि सत्ता पलट हो चुका था। जो सरकार 5 साल चलने वाली थी, उसने सिर्फ 13 महीनों में ही दम तोड़ दिया और फिर से चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो चुकी थीं। और इस बार फिर से देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। इसीलिए सबकी निगाहें फिर से टिकी थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर कि अब की बार वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए और देश को प्रगति की राह दिखाएं। इसी बीच अप्रैल के महीने में ही एक ऐसा केस आता है जिसने देश की राजधानी से लेकर यूपी और पंजाब की राजनीति तक को हिलाकर रख दिया था। इस मर्डर के कारण विधायकों और सांसदों के सिंहासन डोलने लगे थे। एक ऐसा चर्चित केस जिसमें भारत के चहेते क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता से लेकर पूर्व राष्ट्रपति के करीबी रिश्तेदार भी संदेह के घेरे में थे। एक ऐसा केस जिसमें पुलिस को जब पता लगे कि उस दिन की पार्टी में उनके ही डिपार्टमेंट के सर्वोच्च पद पर आसीन अफसर भी शामिल थे, और ऐसे भी कई चेहरे जो आज बड़े पर्दों पर आसीन होकर संत बने बैठे हैं, उस समय किसी विलन से कम नहीं थे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जेसिका लाल मर्डर केस के बारे में, जिस पर फिल्म से लेकर कई वेब सीरीज तक बन चुकी है। इस केस को लेकर गवाहों में इतना खौफ क्यों था कि आखिरी समय कोर्ट तक आते आते गवाह अपने बयान से मुकर जाते थे? और फिर अंत में कोर्ट ने इस केस को लेकर क्या फैसला सुनाया? क्या जेसिका लाल को न्याय मिला या फिर कई नामचीन केसेस की तरह इसकी भी फाइल दबा दी गई? तो बिना देरी किए हम केस पर आते हैं। गर्मियों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी, तो कहानी की शुरुआत होती है टैमरिंड कोर्ट नाम के रेस्टोरेंट से, जो कि साउथ दिल्ली के इलाके में कुतुब मीनार के बेहद ही नजदीक था। इस रेस्टोरेंट की मालिक वीना रमानी थी, जिनकी गिनती दिल्ली के धनाढ्य और प्रतिष्ठित लोगों में होती है। जहां एक तरफ वीना रमानी भारतीय थीं, लेकिन उनकी शादी कैनेडियन मूल के जॉर्ज मिलहॉर्ट से हुई थी। ये रेस्टोरेंट अपनी लग्जरी पार्टी के लिए उस समय का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट था। यहाँ हर गुरुवार के दिन को ऐसी ही पार्टीज के लिए फिक्स किया गया था, जिसमें सिर्फ अमीर बाप की बिगड़ैल औलादों को ही एंट्री दी जाती थी, लेकिन किसी और की एंट्री ना हो, इसके लिए पहले ही पास सर्कुलेट कर दिए जाते थे। फिर ऐसे ही 29 और 30 अप्रैल के दरमियान रात को ऐसे ही पार्टी का दौर चल रहा था, और जिसके लिए कहा गया था कि यह पार्टी वीना रमानी के पति जॉर्ज की फेयरवेल पार्टी है, क्योंकि जॉर्ज अगले 6 महीने के लिए कनाडा जाने वाले हैं। अब जब पार्टी रेस्टोरेंट मालिक के लिए है, तो फिर नॉर्मल बार टेंडर को हटाकर उस दिन बड़ी ही सुंदर बार टेंडर को बुलाया गया। यहां हम आपको बता दें कि वीना के इस रेस्टोरेंट के पास शराब परोसने का लाइसेंस नहीं था, तो वो ऐसी ही पार्टियों के बहाने अपने रईस कस्टमर्स को शराब परोसा करते थे। कभी किसी के फेयरवेल का बहाना लेकर, कभी किसी फैमिली मेंबर्स के जन्मदिन के बहाने। अब आते हैं कहानी पर। वीना रमानी की एक बेटी मालिनी रमानी भी उन दिनों फैशन डिजाइनिंग में अपना सिक्का जमा रही थीं। इसीलिए उनके संबंध कई बड़े मॉडल से भी थे। उन्हीं में से एक नाम था जेसिका लाल का। भला की खूबसूरत जेसिका उन दिनों मॉडलिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम थी। इस पार्टी के लिए मालिनी ने जेसिका को भी बुलाया था, और गहरी दोस्ती होने के नाते
जेसिका भी मना नहीं कर सकी। अब जब पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी, तभी पार्टी में 4 लड़कों की एंट्री होती है। पार्टी में जिन 4 लड़कों की एंट्री होती है, उनके नाम थे सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा, विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। वैसे पार्टी खत्म होने का समय रात के 11 बजे का था, लेकिन सब के सब शराब के नशे में इस कदर चूर थे कि पार्टी लगातार चले ही जा रही थी। तभी सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा शराब के काउंटर पर जाकर शराब देने का आग्रह करता है, लेकिन उस समय शराब काउंटर पर मौजूद जेसिका लाल उनको शराब देने से मना कर देती है। अब मनु शर्मा अपने पैसे का रौब दिखाकर जेब से 1000 रुपए निकालता है। उसे लगता है कि वो 1000 रुपए में बार टेंडर को खरीद लेगा। वो फिर से जेसिका को शराब देने के लिए कहता है, लेकिन जेसिका फिर से कह देती है कि अब शराब उपलब्ध नहीं है। मनु शर्मा इसे अपनी इज्जत पर वार समझकर गुस्से से तिलमिला उठता है। नशे में धुत मनु शर्मा से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है और वो सीधे जेब से अपनी पिस्तौल निकालकर जेसिका पर तान देता है और अगले ही पल फायर कर देता है। गोली जेसिका की आंखों को चीरते हुए खोपड़ी से जा टकराती है और अगले ही पल जेसिका जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। पार्टी में शराब और शबाब का दौर इस कदर जारी था कि गोली चलने के कुछ मिनट बाद तक भी उस रेस्टोरेंट में किसी को भनक तक नहीं होती है कि यहां एक मर्डर हो गया है, क्योंकि सब शराब के नशे में इतना चूर थे कि कुछ देर बाद वीना रमानी आती है और जेसिका को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। ये देखकर मनु शर्मा जोर से चिल्लाता है कि मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसको नहीं मारा, और भागते हुए वो चारों दोस्त रेस्टोरेंट छोड़कर निकल आते हैं। इधर जेसिका को तुरंत अपोलो हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन उन्हें तुरंत ही मृत घोषित कर दिया जाता है। यहां से निकलने के बाद मनु शर्मा विकास यादव की गाजियाबाद स्थित कोठी पर जाकर छुप जाता है और यहीं से अब पुलिस और इन चारों के बीच चूहा बिल्ली का खेल शुरू होता है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको इस केस में शामिल लोगों की राजनीतिक ताकत से रूबरू करा देते हैं, क्योंकि अभी तक आप सोच रहे होंगे कि आखिर मनु शर्मा कौन था जिसने पुलिस को इतना छकाया। क्योंकि मनु शर्मा अगर आपकी और हमारी तरह कोई आम आदमी होता तो पुलिस कब का पकड़कर उसे न सिर्फ जेल में डाल देती, बल्कि लगे हाथ फांसी या उम्र कैद की सजा भी दिलवा देती। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य गुनहगार मनु शर्मा की। मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा साल 1980 से साल 1985 तक पंजाब सरकार में विधायक रहे। उसके बाद साल 1992 से 1998 तक राज्यसभा से सांसद भी रहे। उसके बाद साल 2005 से 2014 तक लगातार हरियाणा में विधायक के तौर पर भी रहे। अब बात करें विकास यादव की। इनके पिता डीपी यादव भी 1989 से 1996 तक उत्तर प्रदेश में विधायक के पद पर रहे। उसके बाद 1996 से 1998 तक लोकसभा से सांसद पद की कमान भी संभाली। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा में सांसद बनकर भेज दिया गया। बाद में 2007 से 2012 तक फिर से एमएलए पद पर रहे और इसके साथ मौजूद 2 अन्य आलोक खन्ना और अमरदीप गिल भी कोका कोला कंपनी में बड़े पद पर आसीन थे। इस केस के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल नहीं बल्कि भूकंप ही आ गया, जब एक और बहुत बड़े आदमी का नाम उस रात दिल्ली के उस रेस्टोरेंट की पार्टी में शामिल पाया गया। जी हाँ, वो नाम है दिल्ली के जॉइंट पुलिस कमिश्नर वाई.एस. ददवाल का। जब जांच करते समय पाया गया कि कमिश्नर साहब भी उस दिन पार्टी का हिस्सा थे, ये पता लगते ही तुरंत कमिश्नर साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि घटना के समय पार्टी में लगभग 100 लोग मौजूद थे और आधे से ज्यादा लोग ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, उस दिन पार्टी में गोली मनु शर्मा ने ही चलाई थी और पुलिस उन सब का बयान अपने चार्जशीट में दर्ज करके केस को कोर्ट में दाखिल कर देती है।
गवाहों की इतनी लंबी फहरिस्त होने के कारण पुलिस पूरी तरह आश्वस्त थी कि जेसिका को न्याय जरूर और जल्द ही मिलेगा। इधर पुलिस ने पुरजोर राजनीतिक दबाव के बावजूद इस केस के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। केस के लगभग 2 दिन बाद ही 2 मई 1999 को पुलिस ने मनु शर्मा की उस टाटा सफारी कार को बरामद कर लिया था जिस कार से वो पार्टी में आया था और वहां से मर्डर करके भागा था। अब अगले ही 2 दिन बाद 4 मई 1999 को अमरदीप गिल और आलोक खन्ना को भी पुलिस पकड़ लेती है। अब इन दोनों दोस्तों की जानकारी के आधार पर पुलिस दिन रात छापेमारी करती है और फिर पुलिस के दबाव में आकर मनु शर्मा 6 मई 1999 को चंडीगढ़ में सरेंडर कर देता है। यहां मनु शर्मा के एक दोस्त मनोज झिंगन को गिरफ्तार किया जाता है जिसे मनु शर्मा ने हत्या के बाद अपने हथियार को नष्ट करने की जिम्मेदारी दी थी। अब 8 मई को रेस्टोरेंट की मालकिन वीना रमानी, उनके पति जॉर्ज और बेटी मालिनी रमानी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहां से शुरू होती है राजनीतिक सत्ता और पुलिस के बीच की असली लड़ाई। वीना रमानी को बिना लाइसेंस के शराब बेचने और वारदात वाली जगह से जेसिका के खून के धब्बे मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इस केस का चौथा आरोपी विकास यादव अभी भी पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर गायब था, लेकिन आखिरकार 29 मई 1999 को विकास यादव ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और रोचक बात यह है कि इससे पहले ही विकास ने मिजोरम के एक स्थानीय से अपनी अंतरिम जमानत करा रखी थी, जिससे दिल्ली पुलिस बहुत हताश हो जाती है। इससे कुछ ही दिनों बाद वीना रमानी, उसके पति और बेटी को जमानत तो मिल जाती है, लेकिन पुलिस इन तीनों के पासपोर्ट जब्त कर लेती है, जिससे उन तीनों की भारत से भागने की प्लानिंग पर पानी फिर जाता है और पुलिस लगे हाथ रेस्टोरेंट भी सील करा देती है। अब केस की सुनवाई शुरू होती है। शुरुआत में तो लगा कि यह केस बस एक खुली किताब की तरह है और जल्द ही अपराधियों को उनके इस जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अब यहां से शुरुआत होती है भारतीय राजनीति के काले चेहरे की, और अब एक के बाद एक गवाह अपने बयान से पलटने लगते हैं। सबसे पहले इस केस का सबसे मुख्य गवाह सायन मुंशी 3 मई 2001 को अपने बयान से जिस कदर किनारा करता है, उससे पूरी इंसानियत ही शर्मसार हो गई। सायन मुंशी कोर्ट में जज के सामने कहता है कि उसे तो हिंदी पढ़नी आती ही नहीं है, उसने तो बस लिखे हुए बयान पर अपने साइन किए थे। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन भी और करण राजपूत भी अपने आप को इस केस से दूर कर लेते हैं। इसके बाद एक और अहम गवाह वीना रमानी भी अपने बयान से पूरी तरह मुकर जाती है। उन्होंने पहले दिए बयान में कहा था कि उन्होंने मनु शर्मा को गोली मारकर भागते हुए देखा था। एक तरफ जहां गवाह अपनी बात से मुकर रहे थे, वहीं बढ़ते राजनीतिक दबाव के चलते अब पुलिस के द्वारा जमा किए गए सबूत भी झूठे साबित होने लगे थे। इसके साथ अभी तक पुलिस ने गोली के जिस खोखे को सबसे अहम सबूत मानकर रखा था, वो भी फॉरेंसिक लैब में जाकर ये कहकर नकार दिया गया कि जेसिका के शरीर से मिली गोली और ये खोखा 2 अलग पिस्टल के हैं। अब इस आसान से लगने वाले केस को साजिशों के आधार पर बड़ा ही पेचीदा और अनसुलझा केस बना दिया गया था। अभी तक कुल 19 गवाह कोर्ट में अपने बयान से मुकर चुके थे, लेकिन वीना रमानी की बेटी मालिनी और उसका पति जॉर्ज अभी भी अपने बयान पर अडिग थे। उन्होंने ये पूरी तरह स्वीकार किया था कि गोली चलाने वाला शख्स मनु शर्मा ही था। केस के कमजोर होते ही 12 अप्रैल 2005 को मनु शर्मा को जमानत पर छोड़ दिया जाता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। अपराधियों के बाहर आते ही जेसिका के परिवार के साथ साथ पूरे देश में एक मायूसी का माहौल पैदा कर दिया जाता है। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी भारत की न्याय व्यवस्था पर उम्मीद थी कि कहीं से पुलिस ऐसा सबूत ढूंढ निकालेगी जिससे पूरे केस की दिशा ही बदल जाएगी।
लेकिन रही सही कसर 21 फरवरी 2006 में कोर्ट के फैसले ने पूरी कर दी, और जो एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी वो भी बुझ गई। इसमें कोर्ट के द्वारा ये फरमान सुनाया गया कि गवाहों और सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी मनु शर्मा समेत बाकी के 9 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यह फैसला आते ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जाने लगे और अब दिल्ली पुलिस कटघरे में आ खड़ी हुई। आनन फानन में 24 फरवरी 2006 को ही कोर्ट के आदेश पर इस केस को फिर से न्यायिक जांच के लिए खोला गया, और अब जब पुलिस की नई टीम को यह केस सौंपा गया तो पता चला कि पिछली टीम के द्वारा इस केस को बड़े ही लापरवाही तरीके से हैंडल किया गया था और कई बड़ी बड़ी गलतियां भी की गई थीं। अब इनको पुलिस के द्वारा की गई गलतियां कहा जाए या सोची समझी साजिश, ये बात किसी से छिपी नहीं है। नियुक्त की गई नई पुलिस टीम ने साफ बताया कि कैसे गलत खोखे को बदला गया और गलत खोखे कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस के आला अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने इस केस में कई बड़ी गड़बड़ियां भी थीं। इसी जांच के बाद 13 मार्च 2006 को दिल्ली पुलिस निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देती है। इसी गर्मागर्मी के माहौल के बीच सितंबर का महीना आ जाता है और 27 सितंबर 2006 को खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर तहलका द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें साफ खुलासा होता है कि जिस शायन मुंशी ने कोर्ट में गवाही दी थी वो हिंदी नहीं पढ़ सकता है, वो सरासर गलत है। आगे तहलका के इस स्टिंग ऑपरेशन ने लोगों के होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि अपने बयान से पलटने वाले ज्यादातर लोगों ने यह कबूल किया था कि उन्हें अपने बयान को वापस लेने के लिए किस तरह परेशान किया गया और धमकाया गया था। किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तो किसी को परिवार समेत गायब होने की। यहां तक कि कई लोगों के घर करोड़ों करोड़ों रुपए सिर्फ अपने बयान से पलटने और मुंह बंद करने के लिए दिए गए थे। कोर्ट के आदेश पर लगातार 25 दिनों की सुनवाई चलती है, जिसमें 29 नवंबर को कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित कर लेता है और आखिरकार 18 दिसंबर 2006 को अदालत के फैसले को बदल दिया जाता है। अब अदालत सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुख्य आरोपी मनु शर्मा को उम्र कैद और बाकी के 3 आरोपी विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना को 4-4 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा शायन मुंशी, गलत खोखा पेश करने वाले रूप सिंह समेत 19 लोगों को सजा सुनाई जाती है। बाद में ये सब सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे सिरे से नकार देती है। आरोपियों को भले ही सजा हो गई हो, लेकिन इन सब में जेसिका का परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। जहां एक तरफ जेसिका की जान गई, वहीं साल 2006 में आरोपियों के बाहर आते ही जेसिका के पिता को इससे इतना तगड़ा झटका लगा कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। इसी सदमे में पिता से पहले मां चली गई और फिर पिता भी चल बसे। साल 2001 में जेसिका की छोटी बहन सबरीना लाल भी अपनी लिवर की बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई। बाद में अच्छे बर्ताव के चलते मनु शर्मा को साल 2020 में जेल से रिहा कर दिया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल साल 2015 में बेल पर जब मनु शर्मा बाहर आए थे तो उन्होंने अपने बचपन की दोस्त प्रीति शर्मा से विवाह रचाया था। ये तब बड़े ही चर्चाओं का विषय रहा था। इस केस को सुनकर आपका क्या कहना है? क्या वाकई हमारे देश की न्याय व्यवस्था आज भी इतनी ढीली है कि किसी आम इंसान को इंसाफ की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है? क्या वाकई में जेसिका लाल का केस उतना ही उलझा था जितना उसे उलझा दिया गया? जेसिका के माँ बाप भी बेटी के लिए इंसाफ का इंतजार करते करते गुजर गए। इससे ज्यादा दर्दनाक क्या होगा? आपको आज की कहानी कैसी लगी? साथ ही साथ आगे आप किस केस को सुनना पसंद करेंगे, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।